नमस्कार, मैं सीपी गंगवार एक बार फिर स्वागत करता हूं रामराज स्टेनो क्लासेस पर। कल से मैंने हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के बारे में कहानी बताई, स्टार्टिंग की थी। और स्टार्टिंग में मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया। मोहम्मद बिन कासिम और कासिम के बाद में आपको बताया था महमूद गजनवी के बारे में। उसके बाद बताया था मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी जब यहाँ से वापस गया था तो मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा और भी कई उसके दास थे जिसे वो यहाँ छोड़ के गया था, जैसे एलदौज है, कुबाचा है और ऐबक है, ये भी थे। एलदौज को गजनी वाले प्रांत में छोड़ दिया, कुबाचा को आपका सिंध वाले प्रांत में छोड़ दिया और ऐबक दिल्ली वाले प्रांत में था। तो ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इसीलिए उसने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम रखा गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। वंश के नाम बताता हूँ आपको। पहला है आपका गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। इनके कई बार शासनकाल भी पूछते हैं। 1206 से लेकर के आपके 1526 जब तक पानीपत का युद्ध नहीं होता है तब तक दिल्ली सल्तनत ही चलती है। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 वंश हुए हैं, जिसमें अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो पहला है आपका गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश। 1206 में ये गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक और 1290 तक शासन करता है, यानी 84 साल लगभग शासन करता है। 1290 से 1320 पहले बताया मैंने गुलाम वंश, गुलाम के बाद में खिलजी वंश। ये आपका 1290 से 1320 बैठता है, यानी 90 10 100 और आगे 20 यानी 30 साल शासन करता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों में से खिलजी वंश ही एक ऐसा वंश है जो सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक शासन करता है, यानी सबसे छोटा शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो वो है खिलजी वंश। एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो आप आंसर बताएंगे खिलजी वंश, ओनली 30 ईयर्स। उसके बाद अगर बात करते हैं तो तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर के 1414। तो अगर हम ये इनको ईयर्स में अगर काउंट करना चाहेंगे, 1320 से अगर 1414 तक आप लगाएं हिसाब तो 80 इधर और ये 14 आगे, यानी लगभग 94 साल तक शासन किया। तुगलक वंश ही वो वंश है जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबे समय तक शासन किया। जी हाँ, 94 साल तक, सबसे लंबा शासनकाल। उसके बाद में आता है सैयद वंश, 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश आता है, जिसमें उन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया है। अब ये 37 30 से ज़्यादा है और 94 से कम है, यानी कि इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। इसके बाद में आता है आपका लोधी वंश, 1451 से लेकर के और 1526 तक। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी की हार होती है और आपका लोधी वंश समाप्त हो जाता है। तो लोधी अगर दिल्ली सल्तनत की वंश की बात करेंगे तो मैंने 5 वंश बताए आपको। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, 5 के 5 वंश जुबान पे होने चाहिए, रट जाने चाहिए। अगर कई बार आप कहानी को सुनेंगे समझेंगे तो याद हो जाएंगे। सबसे पहला है गुलाम वंश, उसके बाद में आता है खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश, फिर सैयद आता है और फिर आता है लोधी वंश। अगर एक एक शासनकाल की बात करेंगे तो पहला 1206 से 1290 तक है गुलाम वंश। उसके बाद में खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 और इसके बाद में 1320 के बाद में आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद में सैयद वंश 1414 से 1451 और उसके बाद अगर बात करते हैं लोधी वंश की 1451 से 1526 तक आपका लोधी वंश रहता है। ये सभी 5 के 5 वंश आप समझ गए, जिनमें आपको ये भी पता लगा कि खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासनकाल करने वाला वंश था और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले वंश की, जिसका नाम है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक रहा है।
जिसको हम दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश कहते हैं। गुलाम इसलिए क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दास भी था। दरअसल इसके पिता ने इसे एक व्यापारी को बेच दिया था। व्यापारी ने एक काजी को बेच दिया और काजी से खरीद लिया मोहम्मद गौरी ने इसे। मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया और लास्ट समय में जब वो यहाँ से वापस जा रहा था, भारत से वापस जा रहा था इन्वेजन करके, तब उसे यहाँ पर उसने छोड़ दिया। ये दिल्ली के अंदर सुल्तान बनता है और अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को। अपनी पहली राजधानी इसने लाहौर बनाई। लाहौर बनाने के बाद में इसने आगे के काम करने शुरू किए, जिसमें इसके जो महत्वपूर्ण काम आते हैं और जो आपको पता भी होंगे और मैं भी बताना चाहूँगा आपको। अजमेर के अंदर इसने पहला काम किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बनने में सिर्फ 2.5 दिन लगाया था, और वो हुआ इसलिए क्योंकि वहाँ एक विद्यालय बना हुआ था। उसकी पहचान ऐसे होती है, बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक है हरिकेली, उसकी पंक्तियाँ आज भी उस 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी हुई हैं चारों तरफ। यानी कि ऊपर की छत तोड़ी और उसको मस्जिद नुमा बना दिया और वो बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा। नहीं तो पूरी बिल्डिंग बनना इतने समय में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बिल्डिंग ऊपर से गिराई, उसको आपका मस्जिद नुमा आकार दिया और वो 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया। एक तो ये काम। दूसरा, उसने सूफी संत हुए हैं बख्तियार काकी, उनके नाम पर आपका क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव डाली। कई बार पूछा भी जाता है कि कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची क्या नाम है मीनार है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की और भी कई बहुत सारी खूबियां हैं। कुरान पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए इसको लोग कुरान खां भी कहते थे। लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं, लखता कहते हैं। मिनाज उस राज ने इसे हातिम ताई कहा है, यानी कि अगर इसकी उपाधि की बात करें तो कुरान खां, हातिम ताई, लखता या लाख बख्श, ये भी इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। 1210 आते आते ये लाहौर में चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। पोलो क्या होता है, घोड़े के ऊपर बैठ करके स्टिक से ऐसे गेम खेला जाता है। तो उसी समय ना लाहौर में ऐसे घोड़े से गिर गया और वहीं इसकी डेथ हो गई। तो कई बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और लाहौर के अंदर इसकी मौत हो गई। इसके बाद में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसमें इतनी योग्यता थी नहीं। तो उसको हटा करके उसकी जगह पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जिस समय अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोहम्मद गौरी के बारे में, गौरी यहाँ जब आया था तो एलदौज और कुबाचा को छोड़ करके गया था। अभी जहाँ हम बैठे हैं ये भारत लेफ्ट में है, आपका सबसे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है, इसके लेफ्ट में सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध के और थोड़ा सा बढ़ेंगे लेफ्ट में तो गजनी पड़ता है। तो अपने जितने भी गुलाम थे उनमें से एक गुलाम एलदौज को वो गजनी के अंदर पोस्ट करके गया था, यानी कि छोड़ के गया था। दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है कुबाचा। तो कुबाचा को छोड़ करके गया था ये सिंध प्रांत में। और ये जो है इल्तुतमिश था इसका दास कुतुबुद्दीन का, ये था आपका बंगाल की तरफ। तो कुतुबुद्दीन बड़ा ही दिमागदार आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। ऐसे ही नहीं उसको कुरान खां कहते हैं, हातिम ताई ऐसे ही नहीं कहते। जो एलदौज है, एलदौज से इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, अपनी बेटी की शादी, ताकि एलदौज आक्रमण ना करे और दिल्ली पे शासन करने ना आए, यानी कि गजनी से रास्ता साफ कर दिया इसने। अब आता है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत की बात करते हैं, यहाँ पर कुबाचा बैठा हुआ था, वो भी गौरी का दास था। अब वो आक्रमण ना कर दे इसलिए इसने उसको अपनी बहन दे दी, यानी कि अपनी बहन की शादी कर दी कुबाचा से।
एल्दौज की बेटी से शादी कर ली, कुबाचा को अपनी बहन दे दी। तो दो जगह से रास्ता साफ हो गया। अब बंगाल की तरफ था इल्तुतमिश यानी बदायूं, यही अपना बरेली का भी बदायूं पड़ता है, इसी बदायूं में पोस्टेड था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की अपनी बेटी दे दी साहत रुकान। अब तीनों तरफ से खतरा टल गया, तब आपसे आराम से पूर्ण रूप से बैठ के दिल्ली पे इसने शासन किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ने। तो अब वो दोनों अपने अपने में मगन थे, अगर आक्रमण किया भी तो इल्तुतमिश ने हरा दिया और दोनों हार गए। अब इसके बाद में नंबर आता है इल्तुतमिश का। अब गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो शमसी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे भी 1 लाख जीतल में खरीदा था। तांबे का जीतल चलता था पहले, 1 लाख जीतल दिया और इसको खरीद लिया था, इसीलिए इसका दास भी था, इसका गुलाम भी था। अपनी बेटी की शादी कर दी, इसलिए इसका ये दामाद भी था। तो 1206 से 1210 तक रहता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तब गद्दी पर बैठता है आराम से इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। तो इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना सफिशिएंट। समझ में आए कहानी तो इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फ्री में ना देखा करें, कुछ तो फ़ायदा उठाएं।